हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 25 नवंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोल इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला है कि ये जो इनकी गैसिफिकेशन अंडरटेकिंग है उसको रीस्ट्रक्चर करके एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाना चाहते हैं। और वहीं कोल इंडिया ने वार्न किया है कि इनको अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें इन कंपनीज के शेयर लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो जैसा कि आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहा है और वो आने वाले टाइम में अपनी निर्भरता क्रूड ऑयल से हटा के ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पे करना चाहते हैं। और इसके चलते उन्होंने उन्होंने गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट सेटअप किया है जामनगर में, ताकि वो सिन गैस को प्रोड्यूस कर पाए। सिन गैस मतलब कि फ्यूल गैस, जिससे कि इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट कर पाए। और इसी के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने कल डिसाइड किया है कि ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके थ्रू जो इनकी गैसिफिकेशन अंडरटेकिंग है जामनगर में, उसको एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बना देंगे। और जैसे कि रिलायंस चाहता है कि धीरे धीरे वो अपना रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करे, ना कि क्रूड ऑयल को। और आने वाले टाइम में सिन गैस यानी कि फ्यूल गैस से अपने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब रीजन क्या है कि इसको होली ओन्ड सब्सिडरी बनाने का? तो रीजन ये है कि पहले पहले रिलायंस ने बोला है कि जो इस बिजनेस के रिस्क और रिटर्न्स हैं वो इनके दूसरे बिजनेसेस से डिफरेंट है, यानी कि जो इनका रिटेल बिजनेस है या दूसरा ऑयल बिजनेस है या इवन जियो बिजनेस है, तो इसलिए ये इसको अलग करना चाहते हैं। और दूसरा रीजन है कि अगर ये बिजनेस अलग होगा तो ये डिफरेंट पूल ऑफ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, यानी कि कोई इन्वेस्टर इस बिजनेस में गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन क्योंकि अभी रिलायंस पूरी एक कंपनी है, उसको यानी कि टेलीकॉम में भी करना पड़ेगा और उसको दूसरे बिजनेसेस में भी करना पड़ेगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए ये इस बिजनेस को अलग करना चाहते हैं, ताकि ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाए। सिमिलरली इन्होंने अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेसेस को भी अलग करने की एप्लीकेशन डाली थी एनसीएलटी में, जिसको कि अब विड्रॉ कर लिया गया है क्योंकि इनकी सऊदी अरामको वाली डील कैंसिल हो गई है। तो अब आई थिंक ये जो ग्रीन एनर्जी वाला बिजनेस है वहां पे ये कुछ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां पे इन्वेस्टमेंट आ सके। और इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की जो डेट है वो 31 मार्च 2022 है, या कोई भी जो डेट जो इनका बोर्ड डिसाइड करेगा। हालांकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको पहले स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल चाहिए होगी, फिर क्रेडिटर, शेयर होल्डर और एनसीएलटी और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए होगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये मार्च 31 तक ये कंप्लीट कर देंगे। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज, यानी कि दुनिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया की, तो इन्होंने वार्न किया है कि इनको अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे और अब ये इनएविटेबल है, यानी कि इसको रोका नहीं जा सकता। अगर इनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना है तो इनको अपनी लॉन्ग टर्म डील्स में कोयले के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो कोल इंडिया ने लास्ट टाइम 2018 में अपने प्राइसेस बढ़ाए थे। और जो ये कंपनी है बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रही है, क्योंकि इनकी हाई डीजल प्राइसेस हैं, डीजल की कॉस्ट बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय की सैलरी इनकी जुलाई से ड्यू है, जो कि ये 5 साल में अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते हैं, और इस बार एम्प्लॉयज यूनियन जो हैं वो 50% तक की सैलरी हाइक की डिमांड कर रही हैं। हालांकि कोल इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये 15 से 20% तक बढ़ाई जाए। तो ये भी टसल इनकी चल रही है। तो इसके चलते इन्होंने बोला है कि इनको अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। ये 1.3 बिलियन लीटर का डीजल यूज करते हैं अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए एक साल में। और आपने देखा है कि लगातार डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो डीजल के प्राइसेस और सैलरी की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। और इनको डर है कि जो ये हायर कॉस्ट है ये इनकी इन्वेस्टर रिटर्न को खा रही है। और ये आने वाले टाइम में जो इनको इन्वेस्टमेंट करनी है माइंस में या लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें भी ये डिफिकल्टी फेस करेंगे। और इसी के चलते इनका जो सितंबर का जो प्रॉफिट था वो अपनी एक्सपेक्टेशन को मिस कर गया था, क्योंकि इनकी जो डीजल कॉस्ट बढ़ गई थी, इसके अलावा इन्होंने सैलरी इंक्रीज का भी उसमें प्रोविजन किया था। और इसके अलावा एक दूसरी न्यूज में इन्होंने बोला है कल कि ये अगले आने वाले 4 से 5 साल में 40 से 50 हजार का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जो कि मेनली किया जाएगा कोल प्रोडक्शन और इवैक्यूएशन से रिलेटेड। तो अब अगर बात की जाए कोल इंडिया के शेयर प्राइस की कि क्या करंट प्राइस पे इसको हमें लेना चाहिए या नहीं,
तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो इन्होंने 3 साल में 38% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 1 साल में इनकी 29% की पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन पिछले 1 महीने से दोबारा से इनका शेयर काफी गिर रहा है और लगभग 9.5% गिर चुका है। हालांकि उससे जस्ट पहले जब पीछे कोयले की डिमांड बढ़ी थी तो इनका शेयर काफी तेजी से भागा था। तभी आप देखेंगे कि लगभग 10% गिरने के बाद पिछले 1 महीने में अभी भी इनकी जो 3 महीने की रिटर्न है वो लगभग 17% है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो वो 17 नवंबर को आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इसका टारगेट 160 बताया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 194 बताते हैं, हायर साइड पे 276 और लोअर साइड पे 100। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 159 के आसपास हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 98,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी पीबी रेशियो भी अच्छी लगती है और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी है, लगभग 35% की। अदरवाइज लो डेट कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो अगर ये प्राइस बढ़ाते हैं, जो कि अब लग रहा है कि इनको कभी ना कभी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे इनका शेयर काफी भाग सकता है। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा आपको रिटर्न तो नहीं देगी, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और अभी भी 29 नवंबर को मिलने वाले हैं इनका बोर्ड इंटरिम डिविडेंड के लिए, और 3 दिसंबर इन्होंने डिसाइड किया रिकॉर्ड डेट अपने डिविडेंड की, यानी कि 3 दिसंबर को आपके पास शेयर्स होंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और इनके डिविडेंड नॉर्मली काफी अच्छे होते हैं, लगभग 10% से ज्यादा की इनकी यील्ड होती है। तो आप अगर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको रेगुलरली डिविडेंड आता रहे और थोड़ी थोड़ी कैपिटल एप्रिसिएशन होती रहे, तो ये बहुत ही अच्छी आपके लिए बेट हो सकती है। और कैपिटल एप्रिसिएशन नॉर्मली इन कंपनीज में कम होती है, लेकिन अगर ये प्राइस बढ़ाते हैं, कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आती है, तो इनका शेयर एक बार के लिए भाग सकता है, क्योंकि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो अब अगर हम वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आएं और बात करें कि क्या इसका शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसके शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस को देखें, 3 साल में 115% की अच्छी रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 1 साल में इनकी रिटर्न काफी मॉडरेट रही है, 20% के आसपास। और पिछले 1 महीने में तो इनका शेयर 10.5% तक गिरा है और एक वीक में 4.5% से भी ज्यादा। तो रीजन क्या है जो पिछले 1 महीने में इनका शेयर 10.5% गिरा है? तो सबसे पहले इनका जो जियो नेक्स्ट फोन था, जो कि ये गूगल के साथ मिलकर बना रहे थे, उसकी जो प्राइसिंग रखी गई वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी जितने की यूजर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो सबसे पहले एक नेगेटिव सेंटीमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद पिछले वीक एक बहुत बड़ी न्यूज आई, जो कि सबसे बड़ा रीजन है इनके शेयर के गिरने का। जो इनकी सऊदी अरामको की 15 बिलियन की डील थी, अपने 20% ऑयल टू केमिकल बिजनेस का स्टेक बेच रहे थे उनको, वो डील अभी के लिए कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से इनका शेयर 4.5% तक गिरा। और इसके बाद जो जियो सब्सक्राइबर डेटा आया है उसमें पता चला कि 1.9 करोड़ जो सब्सक्राइबर है इनके सितंबर में कम हुए हैं। तो इन्हीं के चलते इनका शेयर 10.5% तक गिर चुका है 1 महीने में। हालांकि टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 2762 बताते हैं, हायर साइड पे 3004 और लोअर साइड पे 1578। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 2351 पे हुई है, यानी कि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो भारत की लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, 15,41,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी पीबी रेशो अट्रैक्टिव है, क्योंकि अब इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे पीयर्स के साथ, क्योंकि इनका बिजनेस काफी डिफरेंट है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और रिटर्न ऑन इक्विटी मॉडरेट है। अदरवाइज ये नेट डेट फ्री कंपनी, यानी कि जितने भी डेट हैं उतना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनके पास अवेलेबल है, और प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि इनका शेयर काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे आ चुका है, 10.5% की गिरावट, और अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। तो एक सुनहरा मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का। और अगर हम पीछे रीजन कंसीडर करें कि भाई जिसकी वजह से इनका शेयर गिरा है, तो पहला सबसे बड़ा रीजन है सऊदी अरामको वाली डील। हाँ, वो एक बड़ी डील थी, अगर वो आती तो काफी पॉजिटिव होता कंपनी के लिए, लेकिन अब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है जितनी कि वो 2 साल पहले जब इनिशिएट की गई थी डील तब थी। क्योंकि इनके पास लास्ट ईयर रिटेल और डिजिटल सेगमेंट को जो इन्होंने स्टेक बेच करके 27 बिलियन से भी ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है कंपनी में, गूगल से, फेसबुक से और दूसरे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर से। और इसके अलावा इन्होंने अपने रिटेल फ्यूल बिजनेस का भी कुछ स्टेक बीपी को बेचा है। तो अब कंपनी के पास काफी पैसा आ चुका है, जिसकी वजह से वो अपने कर्जे को काफी निपटा चुके हैं। तो इस वजह से अब ये इनके लिए इतनी बड़ी मिस नहीं है, या इतनी बड़ी बैड न्यूज नहीं है जितनी होती 2 साल पहले।
और इसके अलावा अगर जियो के सब्सक्राइबर की बात की जाए तो जियो के सब्सक्राइबर जितने कम हुए हैं इनके 1.9 करोड़, उतने ही टोटल सब्सक्राइबर कम हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके सब्सक्राइबर दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के पास चले गए हैं, जैसे कि एयरटेल या वोडाफोन के पास। वो सिंपली कम हो गए हैं क्योंकि कंपनी ने बोला है कि वो बॉटम पिरामिड पे जो लोग आते हैं उनके कनेक्शन को इन्होंने 90 डेज तक कंटिन्यू करने की कोशिश की। कोविड की सेकेंड वेव की वजह से ये उनको फेवर कर रहे थे, और लेकिन फाइनली वो रिचार्ज नहीं करा पाए। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेंड आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा। और जो अगर अब आज की न्यूज़ की बात की जाए तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। शॉर्ट टर्म में इनको अच्छा करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में भी ये पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू अनलॉक कर सकता है इस बिजनेस का। और अब जैसे कि ये लगातार फोकस कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे, अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस इनका आने वाले टाइम में काफी ग्रो करेगा और ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा। तो मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म या इवन शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म विजन है तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप रिलायंस या कोल इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। अपनी फर्दर रिसर्च करने के बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।